नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और जो अध्ययन हम जो कर रहे हैं उसका नाम है पाचन तंत्र। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो ग्रसिका थी उसके बारे में बात कर ली, ग्रसनी थी उसके बारे में बात कर ली। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्टोमक या आमाशय। तो आज की जो क्लास होगी वह होगी हमारे आमाशय के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में स्टोमक भी बोलते हैं। तो स्टोमक की जो संरचना होती है वह लगभग इस प्रकार से होती है। इस प्रकार की जो संरचना होती है वह होती है आमाशय। आगे बात में ये जो भाग दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं आमाशय। इसको हम बोलते हैं जठर आगम भाग, ठीक है। इस वाले भाग को हम क्या बोल सकते हैं? जठर आगम भाग बोलते हैं। और इस वाले भाग को हम बोलते हैं जठर निर्गम भाग, ठीक है। इस भाग को बोलते हैं जठर आगम, इसको बोलते हैं जठर निर्गम। इस वाले भाग को हम फंडिस भाग भी बोलते हैं, इसको हम कई बार बॉडी भी बोलते हैं। तो जनरली कुछ किताबों में इसके 1, 2, 3, 4 भाग दे रखे हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 भागों के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। पहला भाग हो गया जठर आगम भाग, दूसरा भाग हो गया फंडिस एवं बॉडी, और तीसरा भाग हो गया जठर निर्गम भाग। तो सबसे पहले हम आमाशय के बारे में बात कर लेते हैं। आमाशय के बारे में आपने कुछ सुना होगा। देखिए, आमाशय जो होती है वो हमारे शरीर का जो आहार नाल होती है, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, ठीक है। पहली बात होगी ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह है अंग्रेजी के जे आकार का होता है, ठीक है। और तीसरा, ये शरीर के बाएं भाग में स्थित होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको 3 पॉइंट लिखवा दिए हैं। आप चाहो तो साथ साथ में नोट्स उतार रहे हो, क्योंकि मैं नोट्स भी आपको साथ साथ में लिखवा रहा हूँ। देखिए, आमाशय का जो ये जो देखिए, आपने आहार नाल देख लीजिए। आहार नाल देखिए, यहाँ से मुख से स्टार्ट होती है, मुख एवं मुख गुहा से बिल्कुल पतला भाग है। फिर आप देखते हो ग्रसनी, ग्रसिका, ये देखो बिल्कुल पतला भाग है। यहाँ पे भी देख सकते हो, इस यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल पतला भाग है। लेकिन यहाँ पे आते देखो, ये भाग क्या हो गया? चौड़ा हो गया। ये भाग आप देख सकते हो। यहाँ से आने के बाद में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, आगे बात समझ में, ये जो दिख रहा है सबसे चौड़ा भाग दिख रहा है आहार नाल का, तो ये क्या हो गया? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। यदि सवाल पूछ लिया जाए कि मनुष्य की आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो आप उसका क्या आंसर लिखोगे? आमाशय इसका सबसे चौड़ा भाग होता है। दूसरा, ये शरीर के बाएं हिस्से की तरफ, ये देखिए दायां हिस्सा और ये बायां, तो ये देखिए इस हिस्से की तरफ है, ठीक है। तो शरीर के बाएं हिस्से की ओर होती है। और इसको देखने पर ये अंग्रेजी के जे आकार का दिखाई दे रहा है। ये देखिए अंग्रेजी के जे आकार का दिखाई देता है, तो इसको हम अंग्रेजी के जे आकार का भी दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आमाशय समझ में आ गया। आमाशय में विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं जठर ग्रंथियाँ। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। देखिए, हमने पाचन तंत्र की शुरुआत करी थी, तो मुख गुहा में लाल ग्रंथियाँ अपने स्राव को छोड़ती है। उसके बाद हम ग्रसिका में आए थे और ग्रसनी में आए थे। दोनों के अंदर किसी भी प्रकार की ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है। ग्रसनी में भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है और ग्रसिका में भी किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती है। लेकिन आमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो क्या करती है? जठर रस का स्त्रवण करती है। तो हमने यहाँ पे बोला है, लिखा भी है जठर भाग। तो इस भाग के अंदर जठर रस प्रवेश करता है, यहाँ पे भोजन होता है और बाद में यहाँ से इस मार्ग भोजन को बाहर निकाला जाता है। अगला है, आमाशय के अंदर क्या होता है? HCl का स्त्रवण होता है। क्या होता है? आमाशय के अंदर HCl का स्त्रवण होता है। HCl का स्त्रवण कौन करता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जिन्हें हिंदी में हम अम्लजन कोशिकाएं या पेराइटल कोशिकाएं, पेराइटल कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है? HCl का स्त्रवण करती है।
देखिए हमारे शरीर के अंदर HCl का स्त्रवण होता है। HCl को स्त्रवण करने का कार्य कौन करता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं करती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं। इसके अलावा इन कोशिकाओं को पेलेटल कोशिकाएं भी कहते हैं। ये कोशिकाएं क्या करती है? HCl का स्त्रवण करती है। जैसे मनुष्य भोजन प्रवेश करता है मुख गुहा में, उसको दांतों की सहायता से तोड़ा जाता है, उसके पश्चात जीभ के द्वारा उसको इधर उधर मंथन किया जाता है, तत्पश्चात ग्रसनी और ग्रसिका से होते हुए जब भोजन इस मार्ग में प्रवेश करता है तो यहाँ पे पाई जाने वाले पेलेटल कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है? उन भोजन के कणों के ऊपर HCl का स्त्रवण किया जाता है। तो HCl का कार्य क्या होता है? तो HCl पहला कार्य होता है, देखिए पाचन की परिभाषा क्या होती है? जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में बदलना। तो ये क्या कर देते हैं? जटिल अणु को सरल अणुओं में बदल देते हैं। आगे बात समझ में? सरल अणुओं में बदल देते हैं। इसी प्रकार HCl क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। ये क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। देखिए भोजन के साथ कई बार कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। यदि कोई हानिकारक पदार्थ अंदर प्रवेश कर गया तो HCl क्या करेगा? उसके ऊपर अपने स्त्राव को छोड़ेगा। इसके कारण देखिए अभी जिस कोरोना का भी जो चल रहा है तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये केवल श्वसन मार्ग को ही प्रभावित कर रहा है, पाचन को नहीं कर रहा है। भाई तो पाचन तंत्र में प्रवेश कर भी जाए तो पाचन तंत्र के अंदर HCl पाया जाए तो वो क्या करेगा? उनको नष्ट कर देता है। तो जो HCl होता है वो क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है और साथ ही जटिल अणु को सरल अणुओं में तोड़ता है, अर्थात जो प्रोटीन लिपिड आदि थे उनको तोड़ के छोटे छोटे जो अमीनो अम्ल ग्लिसरीन ग्लिसरॉल आदि के अंदर तोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पे HCl का ये कार्य भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आमाशय के भाग, आमाशय के 3 भाग होते हैं, जठर आगम, दूसरा जठर निर्गम और तीसरा हो गया फंडिस या बॉडी भाग। तो यहाँ से भोजन प्रवेश करता है, यहाँ से प्रवेश करने वाले भाग को अपन जठरागम का, जहाँ से निकलता है उसको हमने क्या बोला? जठर निर्गम। अब देखिए आगे एक और 2 प्रकार की अवरोधनियाँ पाई जाती है। आमाशय में 2 प्रकार की अवरोधनियाँ पाई जाती है। एक होती है कार्डियक या कार्डिक छिद्र भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, और दूसरा होता है पाइलोरिक। जो ये वाला भाग क्या है? ग्रसनी, और ये वाला भाग एक तरह से आमाशय है। तो ग्रसनी और आमाशय के जो बीच के भाग में क्या पाई जाती है? कार्डिक छिद्र पाई जाता है। यहाँ पे कार्डिक अवरोधनी पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार ये भाग हो गए आपके आमाशय वाला भाग, और ये आगे भाग कहाँ जा खुलेगा? छोटी आंत का ग्रहणी भाग में। तो ये आगे जाके ग्रहणी में खुलता है। तो आमाशय और ग्रहणी का जो बीच का भाग है वह क्या कहलाता है? पाइलोरिक। आगे बात समझ में? वापस बता देता हूँ। ये जो ग्रसनी यहाँ से प्रवेश कर रही है, ये ग्रसनी और ये आमाशय, दोनों के बीच का जो भाग होता है, ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? कार्डियक। और आगे देखिए जब आमाशय खत्म होता है और ग्रहणी शुरू होता है तो इनके जो बीच का जो भाग होता है वह क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। वापस आपको बता देता हूँ आमाशय के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आमाशय। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। ये देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी सी है, लेकिन इसकी चौड़ाई देखिए आप बहुत ज़्यादा है। तो सबसे चौड़ा भाग है ये, अंग्रेजी के जे आकार का होता है। ठीक है, ये शरीर के बाएं हिस्से में स्थित होता है। ठीक है, इसमें आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, जो जठरस का स्त्रवण करती है। इसके अलावा इसमें ऑक्जेंटिक कोशिका या पेरेटल कोशिका या अम्लजन कोशिकाएं पाई जाती है। वह क्या करती है? वह HCl का स्त्रवण करती है। HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके अलावा जो भोजन के जटिल अणु होते हैं जैसे प्रोटीन आदि होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पे दूध का भी पाचन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पाइलोरिक छिद्र और कार्डिक छिद्र। जो ग्रसनी और आमाशय के बीच में छिद्र पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियक, और नीचे की ओर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक। तो यहाँ पे जो अवरोधनियाँ पाई जाती है, तो जो भोजन अंदर प्रवेश कर जाता है उस भोजन को किसी भी हालत में ये वापस ऊपर की ओर प्रवेश नहीं करने देता है। ये यहाँ की अवरोधनी का कार्य होता है। हालांकि जब कभी उल्टी होती है तो कभी वमन या उल्टी या वॉमिटिंग जब कभी भी होती है तो पदार्थ कभी कभार बाहर आ जाता है, पर रेयरली जनरली कभी भी ये पदार्थ बाहर की ओर नहीं आता। इसी प्रकार जो भोजन इसके अंदर पाचन होकर गृहिणी में प्रवेश कर गया तो यहाँ पाई जाने वाली अवरोधनी कभी भी भोजन को छोटी आंत से वापस आमाशय के अंदर नहीं आने देती। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका डायग्राम बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले वाला भाग। आमाशय भी आपके कंप्लीट हो गया। आमाशय के बाद में जो अपना अगला भाग आता है वह होता है छोटी आंत। तो आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं छोटी आंत के बारे में।
देखिए छोटी आंत के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यह है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी नलिका होती है। यह आहार नाल का सबसे कुंडलित संरचना होती है। ठीक है, साथ साथ मैं अपने नोट्स भी लिखवा रहा हूँ, आप इसको उतारते रहिए। देखिए एक रफली डायग्राम मैंने आपके सामने मनुष्य का यहाँ पे बनाया है, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो आहार नाल होती है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्या पाई जाती है, ये जो भाग है ये तो हो गया आपके नासाग्रसनी वाला भाग हो गया, यह आपके मुख गुहा भाग हो गया। ठीक है, यहाँ पे वो यवला वाला भाग पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एपिग्लोटिस वाली संरचना पाई जाती है और ये आपके कंठ वाली संरचना हो गई। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो ये आपके ये ग्रसनी का जो भी आप बोल सकते हो, ग्रसनी हो गई। अब उसके बाद आगे देखिए ये क्या पाई जाती है, ग्रसिका पाई जाती है। ग्रसिका आगे जाती है, ये देखिए ग्रसिका आगे जाके ये हो गया आमाशय हो गया। ठीक है, अब ये आगे जाकर विशेष प्रकार की संरचना में खुल जाती है। चित्र मैंने थोड़ा सा रफली बनाया है, आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो। ठीक है, आमाशय के बाद में ये जो भाग होता है, ये देखिए आमाशय यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आमाशय का जो अगला भाग होता है जो आगे जाके खुलता है, ये देखिए ये आमाशय हो गया। आमाशय से आगे जाने के बाद ये संरचना इसके अंदर खुलती है जिसे हम बोलते हैं ग्रहणी। ठीक है, उसके जो आगे का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, मध्यांतर। और जो अंतिम जो भाग होता है जो बड़ी आंत से जुड़ता है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, शुद्रांत बोलते हैं। तो छोटी आंत के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए आहार नाल की जो सबसे लंबा जो भाग होता है वह कौन सा होता है, ये देखिए संरचना। यहाँ पहुँचने के बाद अंदर की ओर कुंडली संरचना पाई जाती है। यह आहार नाल की सबसे कुंडली संरचना होती है। ये पॉइंट आप पे क्लियर हो गया। यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। तो अभी तक हमने जो भी संरचना पढ़ी वो कोई भी संरचना लगभग 6 से 7 मीटर नहीं गई, तो सबसे लंबी संरचना ये हो गई। ठीक है, और ये कुंडली संरचना हो गई। और ये अपना जब 6 या 7 मीटर लंबी है तो अपने आप में क्या हो गया, यह सबसे लंबा भाग हो गया। अब ग्रहणी के बारे में बात करते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शुद्रांत। ग्रहणी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, यह है छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक पॉइंट और हो गया, यह है आमाशय व मध्यांत्र का बीच का भाग होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात लिख रहा हूं, यहाँ अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस तथा
पित्ताशय द्वारा पित्तरस का स्त्रवण किया जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पे अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रवण किया जाता है और पित्ताशय द्वारा पित्त रस का स्त्रवण किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना होगी हमारे यकृत। यकृत के यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं उसको गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, पित्त का जो स्टोरेज होता है। तो यहाँ से जैसे भोजन आमाशय से बाहर निकलने के बाद इस गॉल ब्लैडर द्वारा अपने स्त्राव को क्या कर देता है, आमाशय में छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे भी हमने आमाशय का चित्र बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यकृत होता है, ठीक है, यहाँ पे पित्तरस, तो ये जैसे गृहिणी का भाग होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, अपने पित्तरस का स्त्रवण होता है। यहाँ पे आमाशय से जो भोजन निकलता है, इसी प्रकार पीछे की एक संरचना और पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय भी अपने अग्नाशय रस का स्त्रवण करती है। देखिए जो आमाशय था, आमाशय के अंदर HCl पाया जाता है और HCl क्या होता है, अम्लीय, अर्थात आमाशय के अंदर जो भोजन अम्लीय हो गया था और उस भोजन को हम बोलते हैं काइम। आगे बात समझ में, आमाशय में जो भोजन 3-4 घंटे पड़े रहता है उस भोजन के अंदर HCl मिलाया जाता है, ऐसे भोजन को हम बोलते हैं काइम। जब ये जो काइम भोजन आगे क्यों प्रवेश करता है तो इसी समय यहाँ पाए जाने वाले यकृत के भीतर पाए जाने वाले पित्ताशय गॉल ब्लैडर के द्वारा पित्तरस का स्त्रवण किया जाता है। इसी प्रकार अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रवण यहाँ पे किया जाता है। तो अग्नाशय रस और पित्तरस एक साथ यहाँ पर आते हैं और ऊपर से भोजन आमाशय द्वारा है, तो तीनों एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इस गृहिणी के अंदर वो भोजन चला जाता है। तो अग्नाशय रस और दूसरा पित्त रस का यहाँ पे स्त्रवण किया जाता है। तो यहाँ पे भोजन का क्या होगा, सर्वाधिक पाचन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है कि आहार नाल के किस भाग के अंदर सर्वाधिक पाचन होता है, तो गृहिणी भाग के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो गृहिणी लंबाई थी वह लगभग हो गई 25 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। नंबर 2 होती है मध्यांत्र। नाम से स्पष्ट है, ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है, ठीक है। इसे अग्र शुद्रांत भी कहते हैं क्योंकि शुद्रांत से जस्ट पहले को स्थित होता है, ये शुद्रांत से पहले स्थित होता है इसलिए इसको अग्र शुद्रांत भी कहते हैं। और यह लगभग 1 मीटर लंबा भाग होता है, ठीक है। इसी प्रकार अंतिम जो भाग है उसकी बात करते हैं, उसको बोलते हैं शुद्रांत्र। यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है, ठीक है। ये किसके मध्य पाया जाता है, ये मध्यांत्र और बड़ी आंत का जो भाग होता है उसके सिक्कम जो भाग होता है उनके मध्य का भाग होता है। यह मध्यांत्र व बड़ी आंत के मध्य पाया जाता है, ठीक है। और ये जो सारा कुंडलित भाग जो दिखाई दे रखा है वो सारा क्या है, शुद्रांति है। यह सर्वाधिक कुंडलित भाग होता है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है लगभग 5 से 6 मीटर लंबा भाग होता है। तो शुद्रांत के बारे में भी मैंने आपको बता दिया और इसके बारे में बता दिया। मध्यांत और छोटी आंत का मध्य भाग होता है, इसे अग्र शुद्रांत भी कहते हैं। यह 1 मीटर लंबा भाग होता है और अंतिम भाग जो है वो है अपना शुद्रांत। तो ये छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। ये मध्यांत्र वह छोटी आंत के मध्य पाया जाता है। ये देख लीजिए, ये मध्यांत्र और ये छोटी बड़ी आंत, तो दोनों के मध्य पाए जाने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, शुद्रांत बोलते हैं। और यह है सर्वाधिक कुंडलित भाग है। अंदर की पूरा देख सकते हो कुंडला हुआ ना पूरा, ये इस पूरे भाग को हमने क्या नाम दिया, कुंडलित भाग को हमने क्या नाम दिया, शुद्रांत दिया। और इसकी जो लंबाई होती है वह लगभग 5 से 6 मीटर लंबी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको उतारिए। तो इसको भी आपने उतार लिया होगा। अब जिसका सेकेंड लास्ट जो भाग है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो अगला जो भाग है वह है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत शब्दों में आपने सुना होगा।
छोटी आंत जो होती है वो लंबाई में बहुत अधिक होती है और लंबाई में अधिक होती है, और बड़ी आंत होती है वो लंबाई में कम होती है, लेकिन वो चौड़ी अधिक होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा गया। बड़ी आंत जो होती है उसकी चौड़ाई इतनी होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा गया, और छोटी आंत होती है उसकी लंबाई इतनी होती है, इसलिए छोटी आंत का, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वह अधिक होती है। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आद्यांत्र, और जो दूसरा भाग है वह है बृहदांत्र। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया आद्यांत्र। इसका जो मुख्य, इसको हम सिक्कम भी बोलते हैं। इसका जो अग्र भाग होता है सिक्कम होता है, उस भाग के अंदर जनरली देखिए आहार नाल की जो छोटी आंत होती है उसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन हो जाता है। पाचन होने के बाद जो अपचित रस होता है वह रस कहाँ भेज दिया जाता है? अपचित रस। अपचित रस जो होता है उसको हम जनरली बड़ी आंत के अंदर भेज दिया जाता है, और भोजन में जो पानी का जो सर्वाधिक अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है? बड़ी आंत के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। सवाल पूछ लिया जाता है कि आहार नाल के अंदर जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है, तो क्या लिखोगे? बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है, क्योंकि भोजन का पाचन तो छोटी आंत में हो जाता है। उसके पश्चात जो अपचित रस बचता है या अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, और वहाँ से बड़ी आंत से अपचित रस को यहाँ से अलग कर लिया जाता है, और जो पदार्थ वेस्ट मटेरियल बचता है उसको बड़ी आंत में उसको मलाशय के अंदर या गुहा के अंदर भेज दिया जाता है। तो अब देखिए ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है आपके आद्यांत्र। इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं, यह है शुद्धांत्र का अगला भाग होता है। ठीक है, शुद्धांत्र का ये अगला भाग होता है, और यहाँ पर देखिए इस ये विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये जो संरचना होती है उसके नीचे की ओर देखो एक संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं कृमि रूपी परिशेषिका, या इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। देखिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम अक्रमी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स बोलते हैं। ये भी हमारे शरीर का क्या एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का क्या है? अवशेषी अंग है। इसका कार्य कैसे होता है? सेल्यूलोज का पाचन करना। किसका पाचन करना? सेल्यूलोज का पाचन करना। देखिए सेल्यूलोज एक बड़ा जटिल कार्बनिक अणु होता है, इसका पाचन वर्तमान में मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो कर नहीं पाती है, तो मनुष्य के अंदर इसका बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं होता, इसलिए इसको हम अवशेषी अंग कहते हैं। लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, और आप जानते हो कि जो पेड़ पौधों की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज का पाचन केवल शाकाहारी जंतुओं के अंदर ही होता है। तो मनुष्य के अंदर अवशेषी अंग के रूप में अपेंडिक्स पाई जाती है, लेकिन उसका किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता, ये अक्रियाशील होती है। ये जब कभी भी दर्द होता है तो इसको शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है। कृमि रूपी परिशेषिका, इसका हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोल नहीं है, यह एक कृमि रूपी परिशेषिका है। इसके बाद हम बात करते हैं बृहदांत्र। बृहदांत्र 4 होते हैं मनुष्य के अंदर। चलो अपन इससे बात कर लेते हैं। नंबर 1 ये वाला भाग, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 1 हो गई आरोही, नंबर 2 हो गई अनुप्रस्थ, नंबर 3 हो गई अवरोही, नंबर 4 हो गई सिग्माकार। यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, यह 20 सेंटीमीटर, यह 30 सेंटीमीटर और ये लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो बृहदांत के 4 भाग होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार। ये हो गया आपके आरोही, ये हो गया आपके अनुप्रस्थ, ये हो गया अवरोही, और लास्ट वाला जो भाग हो गया वह कौन सा हो गया? सिग्माकार। ये इसकी लंबाई इतनी होती है। अब जो अंतिम टॉपिक बचा है इसका वह है मलाशय। अंतिम भाग बचा है, इसको शॉट लिया, चलो अंतिम भाग हो गया मलाशय या मलद्वार। ठीक है, तो हमने ये कहा कि छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन हो जाता है, उसके पश्चात जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर जो अपचित रस होता है या जो पानी होता है उसका अवशोषण होता है। तो जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत के अंदर हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ अपचित भोजन होता है या अपचित रस होता है, उसका क्या किया जाता है? उसे बाद में मल द्वार के अंदर, मलाशय के अंदर भेज दिया जाता है, जिससे बाद में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसे
गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और गुदा के क्षेत्र के अंदर दो अवरोधनियाँ पाई जाती है, अवरोधनियाँ पाई जाती है। ये अवरोधनियाँ क्या करती है भाई? ऐसा थोड़ी कि मनुष्य ने भोजन खाया, पाचन हुआ और हाथों तो बाहर निकल के, इस प्रकार से नहीं होती है। शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो उसके बाद में जब अपचित भोजन होता है उसको कुछ समय तक हमारे शरीर के अंदर में रखने की व्यवस्था होती है। तो ये अवरोधनियाँ होती है, वो उसको बंद कर देती, तो वो जो अपचित भोजन है तो वो बाहर नहीं निकलता, और जब बाहर निकालना होता है तो इन अवरोधनियों के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख गुहा से लेकर मलाशय तक का पूरा टॉपिक पढ़ लिया। आशा करता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। नमस्कार।